तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर। और ये सेट नंबर 2 है हमारा। और इसमें हमने जो सब्जेक्ट कवर किया है उसकी अगर हम बात करें तो जीएस या जनरल स्टडीज़ को यानी कि सामान्य अध्ययन को हमने कवर किया है इसमें। और कुल 50 प्रश्नों का हमने इसमें समावेश किया है, जो कि जिसमें करंट अफेयर के भी सवाल हैं और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के समसामयिक, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से भी सवाल हैं। तो ये जो प्रश्न सेट है असल में 2013 में पूछा गया था। तो देखें, जो पहला सवाल है वो पहला सवाल कुछ इस तरह है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। 4 विकल्प है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप कि पहले आप खुद आंसर देने की कोशिश करें। तो इसके लिए ये है कि आप थोड़ी देर इसको रोक लें, उसके बाद आंसर दें, नहीं हो तो फिर आगे बढ़ें। तो ये आपकी तैयारी को थोड़ी सी और बेहतर करेगा। खैर, 4 विकल्प हैं इसके। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। 4 विकल्प हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना और नर्मदा। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है भारत से बाहर है। और प्रश्न नंबर 2 है कि इग्लू क्या है। कालाहांडी खाना विदेशियों द्वारा शिकार किए जाने वाला एक प्रकार का पशु है, या ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा पालतू बनाया गया एक प्रकार का पशु है, या गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी है जो कि कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है जिसमें एस्किमो लोग निवास करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि यह एस्किमो का घर है, इग्लू। और प्रश्न नंबर 3 है कि प्रछन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है। लेन देन की लागत में वृद्धि, बाजार में लेन देन की कम क्षमता, या कुल उत्पादन में गिरावट, या अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती है। और प्रश्न नंबर 4 है कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। विकल्प है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। मध्य प्रदेश में इस नदी का उद्गम होता है, इसके बाद यह राजस्थान में प्रवेश करती है, इसके बाद फिर यह मध्य प्रदेश में आती है, फिर उसके बाद यह उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, यानी कि सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 5 है कि वह इतावली यात्री यानी कि इटली का वह यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह कौन है। विकल्प है निकोलो कॉन्टी, मार्को पोलो, उपयुक्त में से कोई नहीं, या बाराबोसा। तो सही विकल्प यहाँ पे निकोलो कॉन्टी हो जाएगा। थोड़ी सी क्रम आगे पीछे हो गया ABCD का, तो यहाँ पे सही विकल्प निकोलो कॉन्टी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 6 है कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू राजेंद्र प्रसाद, या महात्मा गांधी। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एकीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान दिया गया। और प्रश्न नंबर 7 है कि चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, या गुजरात। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि यह उत्तर प्रदेश राज्य से ही संबंधित नृत्य है। और प्रश्न नंबर 8 है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। नालंदा, प्रयाग, कन्नौज, या थानेश्वर। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, कन्नौज। और प्रश्न नंबर 9 है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। विकल्प है सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, या कुशीनगर। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि सारनाथ में इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। और 10वां नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, यानी किससे करते हैं कंप्यूटर की स्मृति का मापन। ओल्स के द्वारा, बिट्स के द्वारा, एम्पियर के द्वारा, या वोल्ट्स के द्वारा। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि बाइट्स या बिट्स के द्वारा कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। और प्रश्न नंबर 11 है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था, यानी कि भारत के द्वारा कौन सा अंतरिक्ष
उपग्रह में सबसे पहले भेजा गया था? विकल्प है एप्पल, आर्यभट्ट, रोहिणी या भास्कर। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि आर्यभट्ट को भेजा गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है कि जीवाश्म किस प्रकार के सेल या चट्टानों या रॉक में पाई जाती हैं? परतदार सेल, आग्नेय सेल, रूपांतरित सेल या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि जो जीवाश्म है ये परतदार सेल या परतदार चट्टानों में पाई जाती हैं। और प्रश्न नंबर 13 है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा होती है। और प्रश्न नंबर 14 है कि कौन सी पवनें वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती हैं? ध्रुवीय पवनें, मानसूनी पवनें, पछुआ पवनें या व्यापारिक पवनें। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी, मानसूनी पवनें जो हैं ये वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती हैं। और प्रश्न नंबर 15 है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन, ध्रुवीय उच्च वायु भार, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण या अनियतवाही हवाएं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है ये ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। और प्रश्न नंबर 16 है कि गोबी, कालाहारी, अटकामा, सहारा ये क्या है? सब्जी के नाम है, मरुस्थल है, चक्रवाती तूफान है या शीतोष्ण घास के मैदान है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि ये मरुस्थल के नाम हैं। और प्रश्न नंबर 17 है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या ऋषभदेव। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। और प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? गंगा, नर्मदा, महानदी या कावेरी। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि नर्मदा नदी जो है यह डेल्टा नहीं बनाती। और प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सी है? पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है गैर परंपरागत ऊर्जा, तो ये पवन ऊर्जा है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। तो ये जो गैर परंपरागत ऊर्जा होते हैं ये ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन होते हैं, यानी कि जिनका नवीकरण किया जा सकता है। तो सही विकल्प ए होता है, पवन ऊर्जा। और प्रश्न नंबर 20 है कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण स्वामी अय्यर या श्री के.एम. मुंशी। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और प्रश्न नंबर 21 है कि भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। संपत्ति का अधिकार क्या है आपको ये बताना है। मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि यह अब कानूनी अधिकार रह गया है। और प्रश्न नंबर 22 है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है यह उत्तराखंड राज्य में है। तो विकल्प दिए हैं दुधवा, लखीमपुर, रामनगर, नैनीताल, काजीरंगा असम, बांदीपुर राजस्थान। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर नैनीताल जिले में स्थित है। और प्रश्न नंबर 23 है कि सुंदरवन कहाँ स्थित है? दक्कन के पठार पर, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, महानदी डेल्टा में या गोदावरी डेल्टा में। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में ये सुंदरवन स्थित है, बी विकल्प। और प्रश्न नंबर 24 है कि ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? डेसिबल, न्यूटन, फ़ारेनहाइट या कैलोरी। तो सही विकल्प यहाँ पे ये हो जाएगा डेसिबल। और प्रश्न नंबर 25 है कि हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? या ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या आर्गन। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है। और प्रश्न नंबर 26 है कि अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? डॉक्टर एस.जे. कासिम, डॉक्टर भाभा, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर या डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि डॉक्टर एस.जे. कासिम अंटार्कटिका जाने वाले पहले भारतीय दल के प्रभारी थे। और प्रश्न नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से
सॉरी, निम्नलिखित में कौन संघनन नहीं है, यानी संघनन की प्रक्रिया इनमें से कौन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं या पाला। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि इनमें से धुआं जो है संघनन का कारण या संघनन का परिणाम नहीं है। और प्रश्न नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन सा है, यानी किस क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहा जाता है? भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक का क्षेत्र, या भूमध्य रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक का क्षेत्र, या कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, या अंटार्कटिका वृत्त से अंटार्कटिका वृत्त तक का क्षेत्र। तो यहाँ पे बताना है आपको, सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य जो क्षेत्र है वह उष्णकटिबंध का क्षेत्र है। और प्रश्न नंबर 29 है कि कल्पक्कम में स्थित है, क्या स्थित है? तेल शोधन कारखाना, परमाणु ऊर्जा केंद्र, जल विद्युत शक्तिगृह या परमाणु परीक्षण स्थल। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि कल्पक्कम में, जो कि तमिलनाडु में है, परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। और प्रश्न नंबर 30 है कि राज्यसभा की सदस्यावधि होती है, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितनी होती है ये बताना है आपको, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 4 वर्ष। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि राज्यसभा के सदस्यों की अवधि जो है 6 वर्ष होती है। तो सही विकल्प सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 31 है कि देश में मुद्रा की आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि मुद्रा की आपूर्ति को देश में भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है। और प्रश्न नंबर 32 है कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या कालाशोक। तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा सी विकल्प, उदयन, जो कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। और ये मगध साम्राज्य का भी अंतिम शासक था। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, उदयन। सॉरी, मौर्य नहीं, हर्यक वंश का अंतिम शासक था, यानी कि मगध साम्राज्य का यह अंतिम शासक था, उदयन। तो उदयन के द्वारा ही या उदयन के द्वारा ही पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाई गई थी। ठीक है। और प्रश्न नंबर 33 है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या कौटिल्य ने। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, सांची स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक सम्राट के द्वारा कराया गया था। और प्रश्न नंबर 34 है कि सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? खजुराहो, आबू, कोणार्क या उदयगिरी। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि जो सूर्य मंदिर है यह कोणार्क, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और प्रश्न नंबर 35 है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, अब्दुल कलाम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2013 का सवाल है ये। तो वर्तमान की अगर हम बात करें 2024 की, तो वर्तमान में श्री द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। और प्रश्न नंबर 36 है कि वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर, 25 से 31 दिसंबर, 1 से 7 जनवरी और 15 से 22 सितंबर। बताता है कि कब मनाया जाता है वन्य प्राणी सप्ताह। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि 1 से 7 अक्टूबर के मध्य वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 37 है कि येन कहाँ की मुद्रा है, यानी कि किस देश की मुद्रा का नाम येन है? विकल्प है जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और भूटान। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि जापान की मुद्रा का नाम येन है। तो सही विकल्प ए। और प्रश्न नंबर 38 है कि रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? विक्रम साराभाई, होमी भाभा, सर सीवी रमन या श्रीनिवास रामानुजम। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि द मैन हू न्यू इन्फिनिटी ये असल में श्रीनिवास रामानुजम की बायोग्राफी है। तो सही विकल्प डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 39 है कि भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या, जिसे कि आधार कहा जाता है, यह योजना किसके लिए है? भारत का प्रत्येक नागरिक के लिए है, या केवल वे भारतीय जिनके पास मतदाता पहचान कार्ड है, या गरीबी रेखा से नीचे का प्रत्येक भारतीय, या केवल शहरी क्षेत्र में रहने वाले भारतीय? तो यहाँ पे सही विकल्प ये होगा कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का, मतलब प्रत्येक नागरिक के लिए योजना है और यह पहचान का
पहचान का प्रमाण है, निवासी का नहीं। ठीक है। और प्रश्न नंबर 40 है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ में, मुरादाबाद में, कानपुर में या अलीगढ़ में? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि यह डॉक्टर अम्बेडकर पुलिस अकादमी जो है मुरादाबाद जिले में स्थित है। और प्रश्न नंबर 41 है कि भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है? विकल्प है प्रदीप वसंत नायक या अनिल कुमार ब्राउने या निर्मल कुमार वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प डी होगा कि इनमें से कोई नहीं है, बल्कि वर्तमान समय में यानी कि 2024 है अभी, तो इस समय जो भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल हैं उनका नाम है वी.आर. चौधरी। और प्रश्न नंबर 42 है कि इनमें से कौन उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं? श्री टी.वी. राजेश्वर, श्री होरमासी पेरोसा मोदी या श्री बी.एल. जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे डी होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य की जो राज्यपाल हैं वो श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। और प्रश्न नंबर 43 है कि एगमार्क है, यानी कि एगमार्क क्या है ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं कि कृषि उत्पादों में मंडीकरण हेतु कृषकों की संख्या है, या अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी संस्था है, या खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है, या उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है। सही विकल्प सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? इकबाल सम्मान, द्रोणाचार्य पुरस्कार या परमवीर चक्र या भारत रत्न? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि परमवीर चक्र जो है यह वीरता का पुरस्कार है। और प्रश्न नंबर 46 है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा। देखिए वर्ष 2013 में पूछा गया था ये, और आज भी 2024 के समय में भी उत्तर प्रदेश राज्य जो है देश भर में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक। और प्रश्न नंबर 47 है कि पुस्तक देवदास के लेखक कौन है, यानी कि देवदास की रचना किसके द्वारा की गई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, हरीश चंद्र चट्टोपाध्याय या शरत चंद्र चट्टोपाध्याय? इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा पुस्तक देवदास की रचना की गई थी। और प्रश्न नंबर 48 है कि एड्स का विस्तृत रूप लिखिए। एड्स जो कि बीमारी है इसका पूरा नाम बताना है, तो इसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो बी विकल्प यहाँ पे सही होगा। और प्रश्न नंबर 49 है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? विकल्प है डॉक्टर बिमल जालान, डॉक्टर आई.जी. पटेल, रघुराम राजन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में यानी कि 2024 में श्री शक्तिकांत दास जो हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। और प्रश्न नंबर 50वां है कि वर्ष 2013 में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एलिस मुनरो, रॉबर्ट सिलर, माइकल लेविट या मार्टिन कार्पलस? तो यहाँ पे सही विकल्प ए होगा। एलिस मुनरो जो कि एक महिला है, इन्हें वर्ष 2013 में साहित्य क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और यह कनाडा की हैं। खैर, तो आपसे हो सकता है पूछा जाए कि 2023 में जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं तो उसे आप ज़रूर पढ़ लें करंट अफेयर में, वो आपके लिए हेल्प करेगा। वैसे यहाँ पे सही विकल्प ए है, एलिस मुनरो। और प्रश्न नंबर 51 और अंतिमवा है हमारा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? विश्व में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु, या विज्ञान की विविध शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु, या वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने हेतु, या मराठी भाषा की फिल्मों में श्रेष्ठ योगदान हेतु? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा बी कि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखित योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा तो बताया जैसा कि आपको यहाँ पर सही विकल्प बी होगा कि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है दिया जाता है। और इस पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के द्वारा प्रदान किया जाता है। और प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार जो है यानी इस पुरस्कार की घोषणा जो है CSIR यानी कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर की जाती है। इसके अलावा ये जो पुरस्कार है ये जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी, महासागर तथा ग्रह विज्ञान, अभियांत्रिकी विज्ञान, गणितीय विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और भौतिक विज्ञान विषयों में
उत्कृष्ट कार्य एवं उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए एवं उत्कृष्ट अनुप्रयोग के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, यानी कि इसमें इतने फील्ड हैं। ठीक है, तो साथियों ये था आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों का सेट नंबर 2 था ये। आई होप कि आपकी तैयारी को एक लेवल तक सही पहुंचाने में ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसा हुआ हो तो प्लीज़ लाइक भी करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद। बाकी अगले वीडियो में